हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथियां काफ़ी नज़दीक हैं, तो ऐसे में चलिए दोस्तों फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम लेंगे, चूंकि पिछले वीडियो सेशन में हमने 30 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। आगे के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? पहला है Y2K, ये कंप्यूटर। दूसरा गठिया यूरिक एसिड। तीसरा ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। और चौथा है परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें ये जो परम 10,000 है ये पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों अलग सी चीज़ है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण को मापने का जो पैमाना है वो डेसिबल है। यूरिक एसिड से गठिया रोग हो जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड है Y2K। तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा परम 10,000, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है वो एक देववाद पर आधारित। अगर देखा जाए तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं और 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और जिसका उद्देश्य था तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, वैश्यागमन, जाति प्रथा आदि को समाप्त करना। तो राजा साहब ने एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया, और उन्होंने 1815 में एकेश्वरवाद के प्रचारार्थ आत्मीय सभा का गठन भी किया था। तो इस वजह से दोस्तों जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो एक देववाद पर आधारित है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और किसने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया, इतना प्रभावित हुए थे कि इन्होंने अपनी वकालत ही छोड़ दी थी? तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी करेक्ट है। चित्तरंजन दास जी हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ी थी। थोड़ी सी दोस्तों हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दरमियान हुआ था, और इस दौरान देश के ख्याति लब्ध अधिवक्ताओं जैसे चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, M.R. जयकर हो गए, सैफुद्दीन किचली हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, C. गोपालाचारी हो गए, T. प्रकाशम हो गए, आशफ अली हैं, इन सब ने अपने वकालत के पेशे से त्यागपत्र दे दिया था। तो उनमें से प्रमुखता से नाम लिया जाएगा चित्तरंजन दास जी का। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? मैक्सिको नगर, न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो याकोहामा? तो दोस्तों इसका सही जवाब 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोक्यो याकोहामा। ये संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह नहीं है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर नगरीय समूह अर्बन एग्लोमेरेशंस की बात करें तो इससे आशय होता है किसी नगर अथवा उसके चारों तरफ विस्तारित नगरीय समूह है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगरीय समूह है वो जापान का टोक्यो याकोहामा ही है दोस्तों। और अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 31.1 मिलियन है। मैक्सिको नगर या सिटी की बात करें तो 21.2 मिलियन है। न्यूयॉर्क की यहाँ पर 21.1 मिलियन है, और यहाँ पर लंदन की तो और भी काफ़ी कम है। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प है टोक्यो याकोहामा, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। दोस्तों कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? बासपेरस या जिब्राल्टर या डोवर या बेरिंग? 35वां प्रश्न, और इसका बेहतरीन आंसर है जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो दोस्तों 34वें के बाद 35वें प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, जिब्राल्टर। तो दोस्तों अगर एक्सप्लेन इसका हम करें तो जिब्राल्टर जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगी, और कुछ जल संधि जैसे बासपेरस की बात किया है तो बासपेरस ये काला सागर और मार्मरा सागर और स्थित है ये तुर्की में,
और दोस्तों जो जिब्राल्टर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन मोरक्को में स्थित है। अगर हम डोबर की बात कर लेंगे या डोवर जिसको कहेंगे, तो डोवर दोस्तों इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। बेरिंग की बात करें अगर, ये लास्ट वाले बेरिंग की, तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है, अलास्का रूस में ये स्थित है। तो अब अगला क्वेश्चन लेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग आपको बताने हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है ज्योग्राफी से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो पहली बार जिन लोगों ने सुना है तो वो भी इसको आराम से देखें। तो दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती होंगे। कौन से? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये जो हैं ये तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहद ज्वार आता है, कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो 37वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इसका सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। एक्सप्लेन में दोस्तों देखें तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है, और सूर्य की तुलना में चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण ज्वार भाटे की क्रिया से इसको सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। चंद्रमा की जो ज्वार उत्पादक गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य के आकर्षण शक्ति की तुलना में 2 गुना अधिक प्रभावी होती है। सामान्यतः देखा जाए दोस्तों तो ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक रोबोट द्वारा मई 1998 में पहला सफल हृदय का बाईपास ऑपरेशन किया गया। ये कहाँ पे हुआ? बर्न में, लीपजिंग में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो 38वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है लंदन में। दोस्तों लंदन में एक रोबोट द्वारा मई 1998 में पहला सफल हृदय का बाईपास ऑपरेशन हुआ है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाशगंगा किसमें वर्गीकृत की गई है? तो दोस्तों 39वें क्वेश्चन का सही जवाब है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो आकाश में तारों के समूहों को मिलाकर रास्ते की तरह की आकृति दिखाई पड़ती है, जो आकाशगंगा कहलाती है। तो आकाशगंगा क्या मतलब है इसका? कि आकाश में तारों के समूह को मिलाकर रास्ते की तरह जो आकृति दिखाई देती है वो आकाशगंगा दोस्तों कहलाती है। और इसमें लाखों तारामंडल और कई सौर मंडल शामिल हैं। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में अवस्थित है उसके केंद्र से सूर्य की दूरी 28,000 प्रकाश वर्ष है। तो दोस्तों जो आकाशगंगा है वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडार या मोडेम? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब काफ़ी आसान सा है और इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय भंडार। दोस्तों अगर साइबर स्पेस की बात करें, अपलोड हो गया, मोडेम हो गए, ये सब कहीं ना कहीं आईसीटी से जुड़े हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, लेकिन प्रकाश का भंडारण ये यहाँ पर पेट में नहीं पचता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डिफरेंट है। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? लुई फिशर था दोस्तों। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों देखें तो बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य किया जाने से संबंधित के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा नीलहों पर किए जा रहे अत्याचार एवं दमन के विरोध में गांधी जी ने कब 1917 ईस्वी में
सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा था और गांधी जी के त्याग, तपस्या, कुशल नेतृत्व को देखते हुए उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा उपाधि से इनको सम्मानित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन भी है, जिस दौरान इनके संघर्ष से प्रभावित हुए थे लुई फिशर। कौन? लुई फिशर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से संबंधित होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसकी एक्सप्लेन थोड़ी सी देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो 5 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच योजना आयोग के माध्यम से धन वितरण का अनुमोदन करता है। यह प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? यमुना, सई, गोमती या तमसा नदी को? तो 43वें का सही जवाब है गोमती नदी को। दोस्तों गोमती नदी को उत्तर प्रदेश की पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अत्यधिक प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा और भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। गोमती नदी को क्या है? जैविक आपदा घोषित किया गया है और जो आपकी दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थल घोषित किया गया है। इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश? तो 44वें प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों स्मोग। स्मोग क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है और इसका एक्सप्लेन देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो सूर्य की रोशनी और वायु जब नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक स्मोग का निर्माण करती है। मेरी कॉम को सितंबर 2008 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? 45वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है बीएसएनएल का। बीएसएनएल का इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सितंबर 2008 में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए, सॉरी दोस्तों यहाँ सितंबर 2018 होगा। तो यहाँ पर सितंबर 2018 में भारत की बॉक्सर हैं एमसी मैरी कॉम, इनको 2 वर्षों के लिए बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो अब वो मियाद खत्म भी हो चुकी है। अगला है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें डीएनए की तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और इसकी द्विकुंडलिनी जो संरचना है वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें बेस एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं और यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। 1962 में इन्हीं कार्यों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न लेंगे, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम? तो 47वें का सही जवाब है 5 माइक्रोन से कम। जो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होता है दोस्तों। और 5 माइक्रोन से कम होने के कारण ही यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रदूषक है होने वाली बीमारी है पारा से मिनीमाता बीमारी, कैडमियम से इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन से अपच। तो दोस्तों इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 48वां का अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी, फ्लोराइड आयन से अपच ये सुमेलित नहीं है। बाकी पारा से मिनीमाता बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो फ्लोराइड आयन की बात किया है, इससे अपच ना होकर दांतों हड्डियों में भंगुरता आ जाती है, दांत हड्डी भरभरा के टूटने लगते हैं। 49 नंबर है, कौन सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस है। स्रोत दिया है, ग्रीन हाउस गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत दिया थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑटोमोबाइल दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड का जलमग्न धान के खेत दिया, सल्फर डाइऑक्साइड के ईंट के भट्टे दिया स्रोत। तो कौन इसमें सही होगा? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्रोत क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये ऑटोमोबाइल नहीं है, बाकी सबका सही है। ओके ओके सिचुएशन है। तो 49 का एक्सप्लेन हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब स्रोत है वो थर्मल पावर स्टेशन है। एक का आपको नहीं पता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एयर कंडीशनर जो हैं वो इसके स्रोत हैं, सीएफसी के। ठीक है। कौन सतत ऊर्जा दशक पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का या विश्व बैंक का? तो 50वें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 20 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो, एक लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।